नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा। राहुल गांधी के फिर बिगड़े बोल तो वहीं यहां पर लेह पर एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। तो बरेली में इस वक्त प्रशासन है अलर्ट। खबरें हैं तमाम इस वक्त की बड़ी खबरों पर रहेगी अगले 1 घंटे तक हमारी नजर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आप देखेंगे अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट। शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम। डेयरी संयंत्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ता भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक में किया साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन। कहा, पिछले 11 वर्षों में 70% की रफ्तार से बढ़ा डेयरी सेक्टर। राहुल गांधी ने अब कोलंबिया में दिया देश विरोधी बयान। भाजपा ने बोला हमला। कहा, देश को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते राहुल गांधी। पूनावाला ने कहा, राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हैं। बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस, पीएसी और आरएएफ तैनात। सरकारी खर्च में कटौती के विरोध में फ्रांस में राष्ट्रव्यापी हड़ताल। प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च। विरोध के मद्देनजर आईफिल टावर रहा बंद। और अहमदाबाद टेस्ट का आज दूसरा दिन। भारत का स्कोर 250 के पार। केएल राहुल ने खेली शतकीय पारी। शुभमन गिल ने जड़ा अर्धशतक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। साबर भारत का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन प्लांट होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध, दही का सेवन किया जाता है और इसी वजह से देश के सबसे बड़े डेयरी प्लांट को यहां खोला गया है, जिससे दिल्ली और एनसीआर की तमाम जरूरतों को पूरा किया जाएगा। आज और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि साबर डेयरी गुजरात के साबरकांठा से लेकर देश के 9 प्रदेशों तक फैली है, जो हरियाणा में भी किसानों की समृद्धि का कारण बनेगी। के पशुपालक भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं और हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूं, ये भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों तकनीक हरियाणा के हर पशुपालक को उपलब्ध कराया जाए। और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन और जैविक खेती, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। मित्रों, भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से बढ़ा है और विश्व में भारत का डेयरी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और आइए सीधे रुक करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। के सबसे बड़े संगठन, सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
शताब्दी पूर्ण होना और उस शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐसा सिक्का जारी होना जिसमें संभवतः भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत की मुद्रा पर मां भारती का चित्र। और इन्हीं 24 घंटे में देश ने एक दूसरा दृश्य देखा कि 140 साल पुरानी पार्टी एक ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे और 100 साल से जिसका एक ही परिवार का उस पर वर्चस्व है। आप सब लोगों को यदि ना ध्यान हो तो मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1928 के बाद 29 में उन्होंने अध्यक्षी सीधे मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर की थी। यानी 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहिएगा। और आज उसी की एक बानगी दिखाई पड़ी है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। और यह कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला, फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019, लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट। इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो सकता है। और मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर उन्हें न याद हो तो यह वही चैटम हाउस है जहां पर 20 अक्टूबर 1931 को महात्मा गांधी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की महानता बताते हुए ब्रिटिश सरकार को भारत की समस्त समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था। और उन्होंने कहा था, इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम, अगेन आई एम सेइंग, 20 अक्टूबर 1931, चैटम हाउस लंदन, उन्होंने कहा था, ब्रिटिश हैव डिस्ट्रॉयड द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया विच वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री, और जो बिल्कुल समानता का था, और उसे नष्ट कर दिया 100 साल पहले, यानी 1931 से 100 साल पहले, यानी गांधी जी का कहना था 1820-25 के आसपास। अब भैया गांधी जी सही थे कि राहुल गांधी सही है, यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं। चैटम हाउस में दिया गया महात्मा गांधी का बयान सही था या आज की डेट में वहां से लेके कोलंबिया और स्टैनफोर्ड में दिया जा रहा राहुल गांधी का बयान सही है? यह बात मैं सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। और जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे,
मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता, और वो भी इस देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के लोकतांत्रिक परिपक्वता और जो विस्तार के सबसे बड़े प्रतीक हैं, कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाला व्यक्ति लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनकर बना, उसको वो सरमन दे जो कि अंग्रेजों से दोस्ती करके, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित होकर और किसी की कृपा से प्रधानमंत्री का पद पाकर पिछले 100 सालों से अपना राजतंत्र येन केन प्रकारेण संरक्षित किए हैं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी रहा हो, सत्ता गांधी परिवार के हाथ में रही है, इसलिए कांग्रेस के लोग ये कह के बचाव नहीं कर सकते अमुक अध्यक्ष था। अभी आपको ध्यान हो, खड़गे जी क्या बोले थे अपने ही प्रांत के मुख्यमंत्री के बारे में, कि साहब हाईकमान तय करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद हैं। जब आप विपक्ष में है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष से बड़ा हाईकमान कौन होता है, यह दर्शाता है। मगर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगला सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो उन्हें यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2024 में बाकायदा रिसर्च की है कि भारत का मोदी जी के अंडर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ, इस पे केस स्टडी की है। यह राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। स्टैनफोर्ड ने अपनी एक एआई इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उसने कहा है कि इंडिया हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल एआई स्किल पेनिट्रेशन एंड इज इन द टॉप 4 कंट्रीज ऑफ एआई वाइब्रेंसी। यह किसने कहा? स्टैनफोर्ड। जिस स्टैनफोर्ड में जाकर राहुल गांधी भारत के बारे में अपशब्द, अपमानजनक और निरर्थक व्यर्थ की बातें करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एल्सेवियर टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट 2025 में जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि द लिस्ट फीचर 6,239 इंडियन रिसर्चर्स इन द टॉप 2% ऑफ द ग्लोबल साइंटिस्ट, highlighting India's rapid growth in the growing footprints and significant contribution in the international scientific research. अब आइए साहब, 27 मार्च 2025 को चैटम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया सीक्स ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड चेंजेस द इंटरनेशनल ऑर्डर। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जुलाई 2025 ने एक गिनी इंडेक्स की है जो इनइक्वालिटी को तय करती है कि किस देश में कितनी इनइक्वालिटी है, यानी अमीर गरीब के बीच की खाई कितनी ज्यादा है। उसमें वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में उन्होंने कहा इंडियाज गिनी इंडेक्स स्टैंड फॉर 25.5, सो इंडिया स्टैंड मच लोअर देन चाइना, अमेरिका में, उन सबके डिटेल्स पर नहीं जाना चाहता। बड़ी इकोनॉमीज में सबसे कम इनइक्वालिटी अगर है तो भारत में है। और ये किसने अपनी रिपोर्ट जारी की है? ये वर्ल्ड बैंक ने जुलाई 2025 में रिपोर्ट जारी की है और यह कहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी अब भारत में केवल 2.3% रह गई है। राहुल गांधी को यह नहीं दिखाई पड़ता। ऑक्सफोर्ड जाते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल ने दिसंबर 2024 में यह कहा था कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इज अ गेम चेंजर इंडियाज डिजिटल गवर्नेंस लैंडस्केप। ग्लोबल टाइम्स ने जनवरी 2024 में यह कहा कि भारत ने कुछ सालों में अपनी इकोनॉमी को जिस तेजी से स्ट्रक्चरड रिफॉर्म करके किया है उससे भारत बहुत शक्तिशाली बना है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह फॉरेन में जाकर बोलने वाले राहुल गांधी जी को फॉरेन की ये चीजें नजर क्यों नहीं आती हैं? अब उससे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी जी में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसकी वजह से वहां पे उनको विदेश की यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, जबकि कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं। चिदंबरम साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, मनीष तिवारी और बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं। इवन जयराम रमेश, इवन उनके अंकल सैम पित्रोदा जो परमानेंट विदेश में रहते हैं, जिनकी इमेज है कि इंटेलेक्चुअल वाली, उनमें से किसी को नहीं बुलाया जाता है और राहुल गांधी जी को ही बुलाया जाता है। इवन भारत में भी किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। आपने शायद कन्वोकेशंस में भी राहुल गांधी जी को जाते नहीं देखा हुआ। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में नहीं बुलाया जाता। 2004 से 14 के बीच में उनकी केंद्र में सरकार रही, तब नहीं बुलाया जाता। फिर भारत के बाहरी क्यों उनको बुलाया जाता है, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और वो कितने बुद्धिमान हैं और उनका कितना जबरदस्त ज्ञान है, मैं आपको एक उनके वीडियो का वॉइस सुनाना चाहता हूं। Why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3,000? Car carries, to carry one passenger, you need 3,000 kilos of metal in a car.
if one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries 2 passengers. So why is a motorcycle able to carry 2 passengers with 150 kilos of metal and a car needs 3,000? And the answer is, it's the engine. Because it's the engine that kills you on impact, right? And the motorcycle is light because the engine disappears from you when you have an accident, right? Every time the engines in motorcycles are heavier and heavier. If you see, the power in motorcycles nowadays are becoming heavier, are higher than older motorcycles. But in a motorcycle, when you have an impact, the engine is separated from you. So the engine doesn't hurt you. Whereas in a car, when you have an impact, the engine comes into the car. So the entire car is designed to stop the engine from killing you. The electric motor breaks that centralized energy system. The electric motor allows you to put a motor there, put a motor there, put a motor there, put a motor there. So the electric motor is a decentralization of power. मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद अगर किसी के भी ज्ञान चक्षु उन्मीलन समझते हैं ना, उठने में कोई शंका रह गई हो तो समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा अद्भुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है कि हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक बैठे हुए इंजीनियरों ने मेरे ख्याल से छाती पीटना शुरू कर दिया होगा कि इतना जबरदस्त ज्ञान कहां से आ गया है। बताइए साहब, वो ये बता रहे हैं कि वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अरे मेरे भाई, कार 4 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर है। 2 व्हीलर में जायरोस्कोप लगा हुआ होता। मुझे लगता हमारे जैसे अन्य भी जितने लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की होगी वो भी अपने को बहुत बौना समझ रहे होंगे राहुल गांधी जी के इस ज्ञान के आगे। और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन वो बता रहे हैं। बिल्कुल साहब, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मगर वो 4 व्हीलर है, वो 4 व्हील ड्राइव में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और वो 2 व्हील है। और वो कितना मजेदार बात बता रहे हैं कि साहब वो मोटर बाइक में जैसे ही एक्सीडेंट होता है इंजन अलग हो जाता है। मतलब लगता है जैसे कोई नट बोल्ट से जुड़ा हुआ हो। ये वैसे ही भाव है जैसे वो सोच रहे हैं भारत में ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, फला अलग हो जाएगा, ढिमा अलग हो जाएगा। आप सोचिए, ऐसे अद्भुत ज्ञान संपन्न व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं है मेरा, उन लोगों से सवाल है कि आपको उनमें ऐसा क्या नजर आता है। और दूसरे शब्दों में बात कहूं, इसका मतलब आप जब बाहर जाते हैं तो सिर्फ बोल के नहीं आते हैं, कुछ सीख के भी आते हैं। अभी देखिएगा, लौट के आने के बाद जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना और कहा था वो हाइड्रोजन बम नहीं, अभी तो एक हिस्सा है। तब लंका भी मलेशिया गए थे, जितना हिस्सा बताया गया होगा उतना लेके आए। अब जितना कुछ और बताया जाएगा, संभावना है उसको लेके आएंगे, क्योंकि इस ढंग की चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया में और पब्लिक मीडिया में अवेलेबल है। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ बोला गया है ये सच है क्या? अगर सच है तो आपने दुनिया में कौन सी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है? वैसे शायद हो सकता है कि वो इसीलिए पढ़े हों, जैसे आपको याद हो ना, वो आप लोगों को भड़काने के लिए भी बोल रहे थे कि आईआईटी के पेपर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग सेट करते हैं, इसलिए पर्टिकुलर जो गरीब लोग हैं उनको वो उसमें से नहीं आ सकते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते। यानी मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी उनको कास्ट नजर आती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करने का उद्देश्य, मैं यहां राहुल जी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं देश से कहना चाहता हूं 100 साल से सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। और आपने देखा इस बार उन्होंने एक और बात बोली है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि इंडिया में 16-17 प्रकार की लैंग्वेजेस हैं। अभी आप देखिएगा लैंग्वेजेस पे लड़ाई कराने का प्रयास करेंगे। उत्तर दक्षिण में लड़ाई कराने का प्रयास कर चुके हैं। कर्नाटक के फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं कि दक्षिण भारत वाले टैक्स ज्यादा देते हैं। तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या अलग होना चाहिए? उत्तर हां जी, अलग हो जाना चाहिए। बिहार को लेकर तेलंगाना और डीएमके तमिलनाडु के मंत्री जो बोल चुके हैं वो है प्रांतों में वैमनस्य फैलाओ। भाषा को लेकर तमिल हिंदी, कन्नड़ हिंदी, मराठी हिंदी और अब देखिएगा आने वाले टाइम में बंगला हिंदी। तो जातियों को लेकर अगड़े पिछड़े, सामान्य दलित सब में लड़ाना है। ये उनका पूरा एजेंडा साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं एक पंक्ति में कि जो कुछ
पूरी फेहरिस्त नजर आ रही है राहुल गांधी की, एक गंभीर सवाल है देश की राजनीति के लिए और राजनीतिक चिंतकों के लिए। यदि कोई पार्टी सत्ता की लालच में या विवशता में विदेशी मूल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो जाती है, तो यह विदेशी मूल सिर्फ भूल साबित होता है या उस पार्टी और देश के लिए शूल साबित हो जाता है। आज लग रहा है कि वो उनके जैसा नेता प्रतिपक्ष होना भारत के लोकतंत्र के हृदय में एक शूल यानी कांटे की तरह है। और एक और बात, अभी आपने देखा होगा, कल विजयदशमी का पर्व था। कांग्रेस के कई नेताओं ने आदतन, फितरतन, शरारतन और दूसरा कहूं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अनाप शनाप अपशब्द बोलते रहते हैं, तो उसमें कुछ नेता रावण बोलने लगते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं। तो मैं उनको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग राम भक्त कार्यसेवकों की हत्या करवाने वाले, उनका समर्थन करने वाले, राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाने पर भी न जाने वाले और बाबर की कब्र पर 3 पीढ़ियों तक बगैर बुलाए जाकर सिजदा करने वाले कि 1959 नेहरू, 69 इंदिरा गांधी, 2005 मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी, उनके बारे में देश की जनता का चित्त बहुत स्पष्ट है कि कौन रावणी वृत्ति का प्रतीक है और कौन राम के संस्कारों का प्रतीक है। तो जो कुछ कांग्रेस बोल रही है धरती के उस छोर से लेके इस छोर तक, इसके लिए कहा जा सकता है, वो जो एक पुराना गीत था ना, हर एक रूह घायल हर एक रूह प्यासी। तो मैं कहना चाहूंगा, अब मैं वर्ड नहीं प्रयोग करना चाहता कि वो कौन किस मना स्थिति में है। कांग्रेस के लिए एक ही लाइन में कहूंगा, ये कांग्रेस है या आलम बदहवासी। तो वो पूरे बदहवासी के आलम में कांग्रेस आ चुकी है। और मैं देश से कहना चाहता हूं इस विषय पे कि ये खतरनाक शक्तियों के, विदेशी शक्तियों के हाथ में कांग्रेस जाने या अनजाने, मैं दोनों बात से कह रहा हूं, जो कांग्रेस के नेता जान रहे हैं वो देश के लिए, देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं, अनजाने में टूल बने हुए हैं, उनको समझदारी दिखानी चाहिए और इन नेताओं को रोकना चाहिए। मगर बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस समय राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ का एक खिलौना बनती जा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में इतना परिपक्व था, आज की डेट में उतना ही अपरिपक्व है। कांग्रेस का नेतृत्व एक जमाने में अल्ट्रा लेफ्ट और इन लोगों को यूज करना जानता था, इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव तक। आज उनके द्वारा यूज होने लगा है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए समस्या नहीं है, आज देश के लिए चिंता का विषय है। धन्यवाद। देखिए, कोलंबिया में ही जहां वो गए हैं, भारत की कई मोटरसाइकिल, जिसमें बजाज है, टीवीएस है, अन्य मोटरसाइकिल्स वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है, उनके आने से पहले एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं जो हम आप सबके हाथ में है, मोबाइल हैंडसेट। 2014 से पहले भारत दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट कंज्यूमर था, क्योंकि आबादी में हम नंबर 2 थे और चाइना नंबर 1 था। आज हम 2nd बिगेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं। उस समय केवल 2 फैक्ट्री थी, आज 240 फैक्ट्री हैं मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में नोएडा में है। और सबसे हाईटेक मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल के आईफोन की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, ये बना कौन रहा है अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो? तो राहुल गांधी के इस देश विरोधी बयान पर भाजपा का तीखा हमला, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं रोहतक का, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। डेयरी प्लांट का शुभारंभ हुआ है, आइए आपको सीधे ले चलते हैं रोहतक। और आज यहां पर पंडाल में और आभासी रूप से जुड़े हुए खादी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, मैं आज मनोज जी को बहुत बहुत बधाई और
साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे खादी के साथ इस कार्यक्रम से जोड़कर एक बहुत बड़े पुण्य कार्य में शामिल होने का मौका दिया है। कल ही 2 अक्टूबर थी, पूज्य बापू की जयंती थी। पूज्य बापू ने आजादी के आंदोलन के वक्त देश की गरीबी को दूर करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को स्वदेशी का विचार देने के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए खादी का उपयोग किया था। और पूज्य बापू ने जो खादी की शुरुआत की, इससे देश भर के लाखों लाखों बुनकरों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया था। मगर उसके बाद कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया गया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया, और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। और परिणाम देखिए साहब, 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़ था। 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती थी, जो खादी से जुड़े हुए हैं। और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। देश की ढेर सारी कंपनियों का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ नहीं है, और 1,70,000 करोड़ है भी तो उसका मुनाफा कुछ लोगों के घर में जाता है। और खादी के 1,70,000 करोड़ टर्नओवर से आया हुआ एक एक मुनाफा मेरे बुनकर और मेरे देश की बहनों को रोजगार देने में काम में आता है। और ये बहुत बड़ी बात, खादी को आज के जमाने के साथ बहुत परिवर्तित किया, उसके पैकेजिंग की, इसके मार्केटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और लोगों को प्रेरित भी किया गया। मैं मन से मानता हूं कि 11 सालों में जो काम हुआ वो आजादी के बाद लगातार हो गया होता तो हमारे देश में
कभी भी बेरोजगारी की समस्या नहीं आ सकती। मित्रों, आज यहां पर विद्युत चालित चाक, परंपरागत चरखे, सिलाई मशीन, लेदर रिपेयरिंग टूल किट, टर्नवुड टिल किट, कई प्रकार के 12 संसाधन हमारे आर्टिजन्स को देने का कार्य हुआ है और 301 करोड़ की मार्जिन मनी का वितरण भी हुआ है। ऑर्गेनिक कॉटन केंद्रीय पुनी संयंत्र वर्धा का भी उद्घाटन हुआ। 762 वर्क शेड का उद्घाटन हुआ। 40 नए आधुनिक बनाए गए आउटलेट का शुभारंभ हुआ और देश भर में 8000 नई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की इकाइयों का भी उद्घाटन। हम कल्पना कर सकते हैं इससे देश भर के कितने हमारे अलग अलग विधा के कारीगर और विशेषकर बुनकर भाइयों बहनों को अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। मित्रों, आजादी के वक्त स्वराज की जो कल्पना थी, वो स्वराज की कल्पना स्वदेशी और स्वभाषा के बगैर अधूरी है। मोदी जी ने अभी अभी भारतीय जनता को, हमारे 140 करोड़ लोगों को स्वदेशी चीजों के लिए स्वदेशी ही उपयोग करेंगे, ऐसा आग्रह से संदेश दिया है। और देश भर के कई व्यापारियों ने इस पर प्रतिभाव देते हुए अपनी दुकान में, अपने शोरूम में विदेशी चीजें हम नहीं रखेंगे, इसका संकल्प भी लिया है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना और स्वदेशी का ये नारा भारत के ठेठ ग्रामीण इलाके में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। मोदी जी ने 2047 में ऐसे भारत की कल्पना रखी है जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वोच्च स्थान पर होगा और इसमें हमारे स्वदेशी अभियान का, खादी के अभियान का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अभी दीपावली आनी है। दीपावली के पहले मोदी जी ने 140 करोड़ की संख्या में देश की जनता को 395 से ज्यादा चीजों पर जीएसटी 0 कर दिया या 5% कर पूरी दुनिया में एक आश्चर्य खड़ा किया। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। मित्रों, आजादी के वक्त खादी ने आर्थिक दृष्टि से स्वरोजगार, ग्रामीण उद्योग और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश को जाने का मौका दिया था। सामाजिक दृष्टि से समानता और स्वावलंबन को
लक्ष्यों को सिद्ध करने का मौका दिया था और राजनीतिक दृष्टि से देश को स्वतंत्रता के आंदोलनों को गति दी थी और पूरे विश्व को पूज्य बापू ने भारत की विरासत में जो सतत जीवन शैली है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और आज फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अभियान खादी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ का जो उठाया है उससे देश आत्मनिर्भर बनेगा, इसका सभी को विश्वास है। मित्रों, जब हम खादी पहनते हैं तो हम एक सिर्फ वस्त्र नहीं पहनते, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की भावना को हम अपना रहे हैं। मेरा यहां से देश के सभी नागरिकों को करबद्ध निवेदन है कि जिनके लिए भी संभव हो हर परिवार 5,000 रुपये की खादी जरूर खरीदे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। मैं समझ रहा हूं कई लोगों के मन में कई तकलीफें, कई विचार हैं, परंतु घर के पीलो कवर खादी के नहीं कर सकते क्या? बदन लूछने का तौलिया खादी का नहीं हो सकता क्या? घर की गद्दे की चद्दरें खादी की नहीं हो सकती क्या? घर में जो आप नाइट ड्रेस पहनते हैं वो खादी का नहीं हो सकता है क्या? खादी शरीर को भी फायदा करती है, गरीब के घर को भी फायदा पहुंचाती है और देश की अर्थनीति को भी फायदा पहुंचाती है। और मनोज जी ने खादी फॉर नेशन इसको आगे बढ़ाकर मोदी जी का खादी फॉर फैशन इस सूत्र भी अपनाया है। ढेर सारे आकर्षक परिधान बनाए। मित्रों, ये खादी को हम कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी ने इसके साथ मधुमक्खी पालन को भी जोड़ा है, चर्मकारों को भी जोड़ा है। इसके साथ कई सारी बहनों को घर में उपयोग में आने वाले शुद्ध चीजें जैसे खाने का तेल है, कई सारे मसाले हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारी चीजों से भी जोड़ा है। और खादी एक प्रकार से अब स्वदेशी का मंत्र के साथ आगे बढ़ने के तैयार है। देश भर में 5 केंद्रीय पुनी संयंत्र है, इसमें से 3 का नवीनीकरण हो चुका है और 2 का नवीनीकरण चालू है। ये 2 का हो जाने के बाद सभी खादी के पुनी संयंत्र को नवजीवन मिलने वाला है और देश भर में खादी के जो लाखों कार्यकर्ता हैं, कारीगर हैं, उनके लिए भी आशा की नई किरण आने वाली है। मैं फिर से एक बार देश की जनता को और हरियाणा की जनता को अपील करना चाहता हूं, खादी को अपनाइए, स्वदेशी को बढ़ाइए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केवीआईसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि तो खादी कारीगर महोत्सव में यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं गृह मंत्री रोहतक में। और अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि आज खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन बन चुका है और जिस तरह से प्रोत्साहन इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद मिला,
खादी आज सिर्फ एक वस्त्र नहीं, एक विचारधारा बन चुकी है और भारत के स्वदेशी अभियान की बहुत जरूरी पहचान बन चुकी है। इस वक्त जिस तरह का त्योहारी मौसम है, ऐसे में खादी को जरूर अपनाएं, जो कि ना सिर्फ ये गरीब के घर को और मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि भारत के स्वदेशी आंदोलन को भी आगे बढ़ाएगा। तो जरूर हर एक घर, हर एक भारतवासी खादी जरूर खरीदे। इसी के साथ मिड प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक विकास संस्थान की ओर से आयोजित चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय अशांत समय में समृद्धि की तलाश है। सम्मेलन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में भारत के भविष्य के लिए 2 ट्रैक निर्धारित किए हैं। पहला 2047 तक भारत को विकसित बनाना और दूसरा देश को आत्मनिर्भर बनाना। Honorable Prime Minister has actually set the 2 track in motion, one being reaching by 2047 a position where you are able to say that you're a developed country, Vikasit Bharat. If that is one of the track, the other track is how do you reach that unless you are Atmanirbhar, unless you're self-reliant. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सम्मेलन के परिणामों ने न केवल नीति निर्माण में बल्कि वैश्विक सम्मेलनों के आयोजन में भी हमारी मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य इस बदलती वैश्विक व्यवस्था में खुद को प्रभावी ढंग से स्थापित करना है। साथ ही कहा उन्होंने कि वैश्वीकरण, खुली बाजार व्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग से अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो रहा है और परस्पर निर्भरता बढ़ रही है। साथ ही इस रास्ते समृद्धि की तलाश की जा रही है। Global order are shifting beneath our feet. The world that emerged after the end of the Cold War, which led to the expansion of globalization, open markets, pursuit of multilateral cooperation, now appears to be a relic of the past. For 3 decades, a contested equilibrium allowed nations to pursue prosperity through integration and interdependence. बरेली में बीते दिनों भड़की हिंसा के बाद आज जुम्मे की नमाज को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क है। बरेली में जुम्मे की नमाज को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इधर लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने के साथ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। तौकीर रजा और उनसे जुड़े लोगों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। इधर जिले में धारा 163 लगा दी गई है और कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। चौक चौराहों पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी घटना से निपटा जा सके। तो जुम्मे की नमाज को लेकर इस वक्त बरेली में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए विवाद और हंगामे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सतर्क है। जुम्मे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि शहर को 4 सुपर जोन
और 4 स्पेशल जोन में बांटकर फोर्स की तैनाती की गई है। सभी संवेदनशील इलाकों में भी 8000 पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रोन से भी उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल द्वारा लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। शहर को, जो कोर शहर का एरिया है, उसको 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटते हुए फोर्स का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय की गई है। 4 एडिशनल एसपी और लगभग 19 एडिशनल एसपी और 30 के करीब सीओज हैं, जिनको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के दिया गया है। 8000 के आसपास पुलिस फोर्स की नफरी है जिसको डिप्लॉय किया गया है। इसमें हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं, आर्म्ड पुलिस है, पीएसी है, मजिस्ट्रेट्स 250 से ऊपर मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। फायर सर्विस की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। LIU के लोगों को सादे कपड़ों में डिप्लॉय किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो एहतियातन जितने भी स्टेप्स लिए जाने हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं, वो सारे लिए जा चुके हैं। बहुत ही वृहद स्तर पर संवाद धर्मगुरुओं से और संभ्रांत व्यक्तियों से स्थापित किया गया है। सभी धर्मगुरुओं ने अपील भी जारी की है कि लोग अपना नमाज पढ़ें और शांतिपूर्ण तरीके से घर पे वापस चले जाएं। तो उपद्रवियों को यहाँ पर खास तौर पर उन पर नजर रखी जा रही है और यहाँ पर इस वक्त पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। 4 स्पेशल जोन में बांटा गया है और कड़ी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। रामेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त की क्या कुछ स्थिति है। जिस तरह से जुम्मे की नमाज को लेकर इस वक्त प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? तौकीर रजा है उनकी पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी और पुलिस व्यवस्था ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही। 4 जोन में बरेली को बांटा गया है। बरेली के साथ साथ शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर है कि कहीं इसकी चिंगारी आगे न बढ़ने पाए। और प्रशासन ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया कि हम दुर्गा पूजा की मूर्तियां भी विसर्जित करेंगे, हम रावण दहन भी कराएंगे, हम बुलडोजर भी चलाएंगे, हम गिरफ्तारियां भी करेंगे और हम आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। तो योगी सरकार का जो निर्देश है वो जमीन पर दिखने लगा है कि प्रशासन सब कुछ। उन्होंने कहा कि हम कर्फ्यू नहीं लगाएंगे उत्तर प्रदेश में, कहीं आपको सही कर देंगे। अगर बदमाशी करोगे तो सड़क पर ही सही किया जाएगा। इस तरीके की स्थितियां, तो कहीं कर्फ्यू नहीं लगेगा। प्रशासन ने उस तरह की तैयारी की कि कोई कर्फ्यू न लगे। हालांकि जो धर्मगुरु हैं उन लोगों ने एक सबको मैसेज किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लोग नमाज अदा करें और नमाज अदा करके घर जाएं। तो इस तरीके की व्यवस्था अभी तक की गई है। बिल्कुल, यहाँ पर ड्रोन से खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। अभी हम आर्य जी कुछ सुन रहे थे, जिस तरह से तमाम एजेंसियां इस वक्त तैनात की गई हैं ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से जो आम जनजीवन है इस वक्त वहां चलता नजर आ रहा है, क्योंकि कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। देखिए, आम बरेली हालांकि सेंसिटिव है क्योंकि दोनों जो मुख्य धर्म है उनके दोनों अनुयायी लगभग बराबर की संख्या में है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ आम जनजीवन ठीक है। बाजार खुल गए हैं, बाजार खुले हुए हैं, लोग अपनी खरीदारियां कर रहे हैं। क्योंकि अब नवरात्र से लेकर के दीपावली तक के हिंदू धर्म के बड़े त्यौहार हैं, तो ये प्लान करके जो दंगा कराने की कोशिश की गई तो वो विफल हो गई है। और ड्रोन से इसलिए निगरानी की गई है कि पत्थरबाजी छतों से न हो, जो लोग छतों पर रहें, जो गलियों में हैं, उनको भी चिन्हित किया जाए। तो ड्रोन की निगरानी का एडवांटेज है कि पुलिस को पास इनपुट सही मिल रहा है और जहां भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहां भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पुलिसिंग सख्त कर दी जाती है। महिला विंग अलग बनाई गई है। पुलिस, पीएससी, आरएएफ के जवान लगाए गए कि अगर कहीं महिलाएं एकत्रित हैं तो महिला विंग जाके काम करे। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि कोई अगली जो चुनौती है उससे प्रशासन निपटने में मजबूत और कामयाबी के साथ आगे बढ़ सके। बिल्कुल हसन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए रामेंद्र का। बरेली में जिस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर लगातार यहाँ पर पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जुम्मे की नमाज को लेकर खास तौर पर तैयारी की गई थी और इस वक्त आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज भी अदा की जा रही होगी। और यहाँ पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और आइए अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की खेल प्राइम में। सबसे पहले बात करें तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। आज मुकाबले का दूसरा दिन है। ताज़ा जानकारी मिलने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट गंवाकर 311 रन बना लिए हैं। आज भारत को पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। वे 50 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद केएल राहुल 100 रन बनाकर पेविलियन लौटे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल 36 रन और साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हुए थे। गौरतलब है कि पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्ड में चल रही चैंपियनशिप में विश्व चैंपियनशिप में महिला 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। ये मीराबाई का इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में तीसरा पदक है। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक उत्तर कोरिया की री सोंग गुम के नाम रहा। आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन अभिनेता रामचरण और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने किया। प्रतियोगिता के मुकाबले 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दुनिया के 48 शीर्ष तीरंदाज 6 टीमों में कंपाउंड और रिकर्व स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट का उद्घाटन लोकप्रिय अभिनेता रामचरण और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा उपस्थित रहे। इस मौके पर अभिनेता और लीग के ब्रांड एम्बेसडर रामचरण ने कहा कि भारत में आर्चरी लीग का आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होगा। Archery is such an iconic sport. It's part of our history. It's part of our culture. It's a historic event always. And such an ancient sport of India becoming a modern league. First time archery ke leagues kabhi nahi the, and this is the first time we are seeing worldwide में पहली बार archery का league हो रहा है और हमारा भारत में हो रहा है. And we are very happy to be part and supporting every archer across the world and every sportsman who is part of archery. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा भी मानते हैं कि आर्चरी लीग इस खेल को और लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है कि विजयादशमी के दिन में हमारे आर्चर्स लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक नया इवेंट शुरू हो रहा है आर्चरी का, आर्चरी प्रीमियर लीग। मैं समझता हूं कि ये भारत के भविष्य को तीरंदाजी के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगा। आर्चरी प्रीमियर लीग के शुरू होने से तीरंदाजी कोच और खिलाड़ियों में भी उत्साह का माहौल है। बहुत अच्छा एनर्जी है। जैसा क्रिकेट में IPL होता है, ये प्रो कबड्डी हो रहा है, सेम आज आर्चरी का हो रहा है। मज़ा आ रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं और हमारे धरती पे खेल रहे हैं। एक जुनून भरा हुआ है सर। आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। मुकाबले 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दुनिया के 48 शीर्ष तीरंदाज 6 टीमों में कंपाउंड और रिकर्व स्पर्धाओं में स्पर्धा करते नजर आएंगे। दिल्ली में आयोजित हो रहे आर्चरी प्रीमियर लीग को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। इस लीग में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। ये लीग न केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए बल्कि आर्चरी के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। फ्रांस में सरकार के खर्च में कटौती प्रस्ताव के विरोध में गुरुवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल रही। ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और अगले साल के बजट में सरकारी खर्च में प्रस्तावित कटौती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके चलते आईफिल टावर को भी बंद कर दिया गया था। कई पर्यटक अब स्मारक देखने पहुंचे, तब उन्हें इसके बंद होने की जानकारी मिली। हालांकि इसके नीचे परिसर तक लोग आ जा सकते थे। इन प्रदर्शन के जरिए ट्रेड यूनियन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन और लेकर्नू पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ बजट वार्ता में गतिरोध तोड़ने के लिए संसदीय समय सारिणी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मैक्रोन और उनके प्रधानमंत्री अभी मंत्रिमंडल गठन की ही प्रक्रिया में हैं। उनके लिए यूरोपियन यूनियन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वित्तीय नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। रेटिंग एजेंसियों और वित्त बाजार का सरकार के कदमों पर नजर बनाए हुए है।
तो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते आईफिल टावर भी बंद रहा। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।